This is the key of India's most successful hatchback, the Alto. और आज मैं कोची में हूँ, केरला में हूँ. Is there a connection? Yes, there is. और कनेक्शन जो है वो बहुत ही सिंपल है कि केरला जो है वो ऑल्टो का सबसे बड़ा बायर है. तो सेंस बनता भी है कि यहाँ पे इसकी ड्राइव कराई जाए, क्योंकि लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, उसके बाद में फिर हिमाचल में खरीदते हैं और बाकी स्टेट्स में खरीदते हैं. और ऑल्टो K10 जो कि बहुत ही पॉपुलर रही है, उसको बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था, वापस लाया गया है. तो एक उस मार्केट से शुरुआत करना, उस ड्राइव की वहाँ से शुरुआत करना जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड हो, इट डेफिनेटली मेक सेंस. बट क्या ये जो नया अपडेट है, डज इट मेक सेंस? दैट्स माई क्वेश्चन, और आज वही पता लगाएंगे. तो शुरुआत आज के वीडियो की ड्राइव से. लेट्स गो फॉर अ ड्राइव. ऑलराइट, तो अब मुख्य मुद्दे की बात करते हैं और वो है परफॉर्मेंस. क्योंकि गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ कोर्स चेंज हुआ है, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है. पर क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है और इंजन को रिवाइज किया गया है, तो इसके बिहेवियर में भी चेंजेस आने लाजमी थे. तो क्या बिहेवियरल चेंजेस मुझे इस गाड़ी में नज़र आए? उससे पहले आपको इंजन जो है कितना पावर निकालता है और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में है गियर बॉक्स से, वो बता देता हूँ. 1 लीटर का इंजन है. टेक्निकली इसका जो बेस है वो वही 1 लीटर जो इनका 1000 सीसी K सीरीज़ का इंजन आता है, K10 में जो आता था पहले, या वैगनर में आता था वो आता था. बट अब इसे डुअल VT डुअल जेट बना दिया है. ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी को इन्होंने फेवर किया है और वही इनका मकसद भी रहा है कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है ये इंजन बहुत अच्छी निकाल के दे. इनफैक्ट ये गवर्नमेंट का भी थोड़ा पुश रहा है, और ग्लोबली हम देख रहे हैं कि चाहे BS6 हो या यूरो 6 हो, तो आप फ्यूल एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा बेहतर निकाल के दे सकते हो, इट इज़ कंसिडर्ड बेटर फॉर द प्लानट, एंड दैट्स व्हाई ऑल दीज एमिशन नॉर्म्स. इसी वजह से एक चीज़ जिसका नुकसान हम सभी को हुआ है वो ये है कि परफॉर्मेंस जो है वो हर इंजन की कहीं ना कहीं ड्रॉप हुई है. चाहे फिर आप इस 1 लीटर की बात कर लीजिए या मारुति सुजुकी 1.2 लीटर की बात कर लीजिए, उनकी परफॉर्मेंस अगर आप BS4 की बात करोगे, BS6 की कंपेयर करोगे, तो BS4 इज़ fantastic. This particular engine in the BS4 was fantastic. I've driven the Alto K10 for a long time और मुझे पता है कि उस इंजन की क्या ख़ास बात थी. बट परफॉर्मेंस ड्रॉप होने के बाद भी मैं ये साफ तौर पर बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, दैट दिस इज स्टिल द बेस्ट 1000 सीसी 3 सिलेंडर इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड. अगर आप बात करोगे तो सेगमेंट में इससे बेहतर कोई और इंजन है नहीं. इन द सेंस, क्योंकि आप कोई भी छोटा इंजन बनाते हो तो आपके पीछे आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हो. 1, ट्रैक्टेबिलिटी, क्योंकि शहर के लिए हिसाब से आप गाड़ी बना रहे हो. तो जब शहर के हिसाब से आप गाड़ी बना रहे हो तो फिर गाड़ी में बार बार गियर्स चेंज ना हो, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, जो कि इसके मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन में होता है. अभी मैं इसका ऑल्दो AMT चला रहा हूँ, बट मैं आपको जनरली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ. हाँ, ऑफकोर्स 3 सिलेंडर है तो वो हल्का फुल्का वाइब्रेशंस है, बट अगर आप एक बार क्विड में बैठोगे तो आपको वो वाइब्रेटर लगेगा, और ये फिर आपको लगेगा कि भैया बहुत स्मूथ इंजन है. इंजन तो आपके पास में एक ऑप्शन है ही है. गियर बॉक्स जो है वो 2 ऑप्शंस हैं. एक है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसको हम थोड़ी देर बाद में चलाएंगे. अभी मैं चला रहा हूँ 5 स्पीड का AMT, जिसे कि मारुति सुजुकी AGS बुलाती है. बट टेक्निकली ये सेमी ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस होते हैं. होता मैनुअल ट्रांसमिशन ही है. एक किट लगा दी जाती है जो कि कुछ चीज़ें ऑटोमेट कर देती है, और जिसकी वजह से 2 पेडल सिस्टम बन जाता है. होता है क्लच अंदर, बट आपको क्लच का ऑपरेशन का ध्यान नहीं रखना, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है. वो किट की मदद से और सॉफ्टवेयर की मदद से और सेंसर की मदद से हो रहा है. नाउ AMT एक एंट्री लेवल कार के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट अ बैड टेक्नोलॉजी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने आम लोगों के हाथ में ऑटोमेटिक दिया है. ये इंट्रोड्यूस हुई थी भारत में, अगर मारुति सुजुकी की बात करोगे तो सिलेरियो के साथ में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसके बाद में हमने बहुत सारी कार्स में AMT देखा है. इनफैक्ट बेलेनो में भी आज AMT आता है, बट दैट AMT इज़ वे मोर रिफाइंड देन दिस वन. अब उसके पीछे 2 लॉजिक्स हैं. एक तो 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है ये. दूसरा, ये वाला AMT यूनिट उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होगा जितना आपका बेलेनो वाला होगा. तो यहाँ पे आपको वही थोड़ी बहुत फिर भी जर्क्स कभी कभी फील होते हैं, या आप जब पुश करना शुरू करते हो तो वो गेट डाउन होने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी स्लो होती है. तो आप इसे एकदम प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक्स हैं, टॉर्क कन्वर्टर्स या फिर CVTs, उनके हिसाब से कंपेयर ना करो. आप इसे अगर AMT के तौर पे कंपेयर करोगे तो दिस इज स्टिल वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इट्स सेगमेंट. बट
जब आप मारुति की ही और कार्स में बेहतर AMT देखते हो, चाहे फिर आप वैगनर की बात कर लीजिए या इनफैक्ट सेलेरियो फॉर दैट मैटर, आई समहाउ फील कि उसमें थोड़ा सा बेटर मुझे इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स जो इनका AMT है वो बेहतर लगता है। AMT से एज सच कोई बड़ी शिकायत नहीं है, इट्स नॉट दैट स्मूथ टू बी ऑनेस्ट, बट डेफिनेटली स्मूदर देन द क्विड, जो कि इसका सीधा राइवल आप बोल सकते हो, क्योंकि बाकी तो फिर एस्प्रेसो बहन ही है, तो उसमें तो क्या ही बात करें। तो एस्प्रेसो और ये जो है वो सेम इंजन और सेम गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन शेयर करती है, और दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ कई जगह लगेगी, बट स्टेबिलिटी वाइज ऑफकोर्स ये थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि वो और ज़्यादा टॉल है, तो इसका जो बॉडी रोल है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कंट्रोल्ड है। बट ऑल्टो K10 जो पुरानी वाली थी, पुश एक्चुअली आप उसे कर सकते थे। आई स्टिल रिमेंबर ट्रिपल डिजिट स्पीड उसमें करना मतलब कोई मजाक की बात थी। 110 आराम से कर रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इंजन भी BS4 के ज़माने का था, तो वो भी एक चीज़ डेफिनेटली मदद करती है। रही बात और विजिबिलिटी वाइज और बाकी सब चीज़ों की, तो एक्चुअली बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। अब ज़्यादा टॉल भी हुई है तो लंबे लोगों के लिए भी ज़्यादा बेहतर होगी। पुरानी वाली ऑल्टो K10 में ये दिक्कत थी कि ज़्यादा लंबे लोग जो होते थे उनको थोड़ी कोई दिक्कत आती थी, बट अभी लंबे लोग भी चला सकते हैं। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बड़े ग्लास एरियाज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। IRVM जो है उसका साइज़ भी मेरे को अच्छा लगता है। ORVM भी जो है वो एक अच्छा खासा आपको ऑफर कर देता है, हालांकि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। इससे ऐसा नहीं है कि आप सेट नहीं कर सकते ढंग के तरीके से, बट आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हो एकदम प्रेसेशन जो होता है वो फिर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाले ORVMs में ही आता है, तो वो चीज़ एक है। रही बात शार्प, जब आप कभी कभी टर्न्स लेते हो, ठीक है, तो अगर आप आराम से ले रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप एकदम से शार्प लोगे तो ऑफकोर्स वो हल्का फुल्का जो बॉडी रोल है वो आपको फील होगा ही होगा। और ऑफकोर्स ये कार जो है वो उस लिहाज से बनाई भी नहीं गई दैट यू वांट टू पुश इट एंड यू वांट टू डू इट लाइक दैट। स्टीयरिंग फीडबैक भी जो होता है इनका वो ज़्यादा फोकस होता है कि आप ईजी से चलाएं, मतलब थोड़ा लेड बैक टाइप फीडबैक होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत इसे मोड़ोगे, जैसे मैं मोड़ रहा हूँ तो ऐसा नहीं होगा खट खट ऐसी वाली चीज़ हो जाएगी इसके अंदर। वापस से मोड़ रहा हूँ तो आपको पता है कि आपको उस पर ध्यान रखना है। और स्टीयरिंग की एक और दिक्कत है, सेंटर रिटर्नेबिलिटी के नाम पर ना कुछ है ही नहीं इसके अंदर। मैं अगर इसे लेफ्ट मोड़ रहा हूँ ना तो ये भूल जाती है कि इसे वापस से सेंटर में आना है, और ये मारुति सुजुकी की बहुत सारी कार्स में दिक्कत आती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मारुति सुजुकी कैसे इस चीज़ को मिस कर देती है, जबकि अदरवाइज इंजीनियरिंग के तौर पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी साउंड है, बट स्टीयरिंग के मामले में पता नहीं क्या होता है कि सेंटर में आता ही नहीं है। वो स्विफ्ट का भी लाते लाते इनको सालों हो गए हैं, इसको भी दिक्कत आ रही है, स्पेशली जो न्यू जेन सारी मारुतिज आ रही हैं, तो ये दिक्कत है। दूसरा, कई जगह पे मेरे को शहर में ऐसा लगा कि अननेसेसरी ना ये भारी मुझे लगा, इसमें इतने कोई वेट की खास ज़रूरत थी नहीं टू बी ऑनेस्ट। बट ये कभी कभी कुछ जगह पे मेरे को ऐसा लगा कि अननेसेसरी ना ऐसा फालतू वेट देने के लिए इसमें वो वेट डाला गया है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई आपकी सिटी में मनूवरेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, बट से फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक Hyundai की एंट्री लेवल कार चला रहे हो तो आपको वो ज़्यादा स्मूदर एक फील देता है। यहाँ पे वो एक अननेसेसरी वेट आपको ये देने की कोशिश करता है, जो कि मुझे लगता है कि हार्ड-टेक्ड प्लेटफॉर्म की जितनी भी गाड़ियाँ हैं ऑफ लेट जो हमने देखी है, तो ये वाला जो हार्ड-टेक्ड है मुझे थोड़ी प्रीवियस जनरेशन हार्ड-टेक की ज़्यादा याद दिला रहा है कि उनमें सस्पेंशन थोड़े स्टिफ होते थे। बट ओवरऑल शहर के हिसाब से आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है, मनूवरेबिलिटी में कोई दिक्कत है ही नहीं। एकदम कम 4.5 मीटर के आसपास का टर्निंग रेडियस है, आई थिंक, या उससे भी कम होगा मेरे हिसाब से, और बहुत ही आराम से चला रहे हो, जैसे कि अभी हम ये स्ट्रीट्स में चला ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत हमें नज़र नहीं आ रही है। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्रेकिंग ठीक है, अब आपको गाड़ी के साथ में ABS मिल जाता है तो ठीक है उसके हिसाब से, और जितनी स्पीड्स में आप इसे करोगे कोई दिक्कत नहीं है। और ड्रम ब्रेक्स एक्चुअली मारुति सुजुकी के हमने जितने भी देखे हैं ये एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो शहर के जो बम्पर ट्रैफिक आप करोगे तब आप ब्रेक मारते हो, फिर आप वापस से पेडल पे आओगे, तो वो ऑपरेशंस में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो ये जो क्रोल मोड होता है वो आपको इस गाड़ी में भी मिल जाता है, और बहुत ही सीमलेसली काम करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 7-8 kmph की स्पीड ले आता है। तो ये क्रॉल मोड से कई चीज़ों में मदद मिलनी चाहिए, स्पेशली फ्लाईओवर्स वगैरह में, बट एक्सटेंसिवली ये भी हमने टेस्ट नहीं किया, बट कभी एक्सटेंसिवली टेस्ट करेंगे तब उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात कर लेंगे। बट मोटे मोटे तौर पर जितने फ्लाईओवर्स में अभी हमने चलाया हमें कोई दिक्कत खास नज़र नहीं आई। पर दिक्कत यही है, अब देखो यू टर्न मारा है हमने, अब बोल रहे हैं कि भैया आप ही लाओ वापस सेंटर में, वरना आप यू टर्न ही मारते रहोगे। तो वो कुछ चीज़ें ये छोड़ देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और इंजन जब ज़्यादा पुश करने की कोशिश करते हो स्पेशली AMT के साथ में, तो ये नॉइजी ऑफ कोर्स होता ही होता है। बट ये पुराने वाली K10 में भी होता था, बट वो थोड़ा ग्रंट ज़्यादा था उसमें, इसमें थोड़ा सा कम ग्रंट है बट नॉइजी थोड़ा ये होता है। तो ये ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशंस है आई थिंक हमारे। एज सच कोई मेजर ड्रॉबैक फॉर एन एंट्री लेवल कार
टू बी ऑनेस्ट नहीं लगे हैं। बस ये स्टीयरिंग वाली एक जो चीज़ है वो है, और AMT जो है वो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितना मारुति सुजुकी से उम्मीद करते हो सिलेरियो में बेटर है फॉर एग्जाम्पल। और क्योंकि इसका टॉप एंड वेरिएंट अगर आप AMT ले रहे हो लगभग 6.5 लाख पौने 7 लाख के आसपास जाता है, उसमें आपको इग्निस का AMT मिलता है विच इज़ वे मोर रिफाइंड। इट्स गॉट अ बेटर इंजन 1.2 लीटर वाला। सेम वैगनार के केस में भी है कि वैगनार का भी कोई ना कोई वेरिएंट आ जाएगा 1.2 लीटर AMT मच बेटर। तो हाँ, अगर लोअर वेरिएंट अगर आप ले रहे हो टॉप एंड ना लेके तो फिर ये सेंस बनाता है। ऑलराइट, तो अब हम चला रहे हैं इसका मैनुअल वर्जन, जो कि मैं बाकी चीज़ें बताने से पहले आपको बता दूं कि ये मच बेटर है इसके AMT से। तो अगर आप ऑल्टो K10 लेने की सोच रहे हो और आप मैनुअल भी अगर कंसिडर कर रहे हो तो मेरा तो यही मानना है और कहना है कि आप इसका मैनुअल वर्जन लीजिए AMT की जगह। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। जो AMT में एक तो वो जो जर्कीनेस है ऑफ कोर्स वो इनहेरेंटली आ रही है, वो नहीं फील होती है। दूसरी चीज़, इसका जो गियर बॉक्स है वो इतना स्मूथ हो गया है। रिमेंबर जब मैं पहले ऑल्टो K10 मैंने कभी चलाई थी, उसका गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा नॉची हुआ करता था, मतलब वो स्मूथनेस के नाम पर एक्चुअली कुछ था नहीं उसके अंदर। अभी ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। क्लच एकदम लाइट है, गियर बॉक्स एकदम सही जगह स्लॉट इन होता है। और बात जब ट्रैक्टेबिलिटी की आती है तो उस मामले में ये शानदार है। आई एम इन द 5th गियर राइट नाउ और मैं स्लो लेन में हूँ। मैं एकदम स्लो कर रहा हूँ इसे, क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है आपको स्लो करना पड़ता है। 26-27 कंफर्टेबली कर लेता है। इनफैक्ट अगर आप 20-22 पे आते हो तो भी 5th गियर में आप इसे चला सकते हो। 4th गियर में लिटरली आप 20-21 की स्पीड 19 की स्पीड कर लोगे और इंजन फिर भी बंद नहीं होगा, स्टॉल नहीं करेगा ये, जो कि एक तो नया अगर आप ड्राइवर हैं तो आपके लिए कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, ट्रैक्टेबिलिटी अच्छा होने का मतलब है शहर में आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होती है। और तीसरी चीज़, आप अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो। मतलब आप लिटरली 5th गियर में बहुत कम स्पीड्स में कर लेते हो, जिसका मतलब है कि फ्यूल की खपत जो है वो कम होगी। बट आप इजीली दोनों गाड़ियों के साथ में अगर आप तमीज़ से लाइट फुटेड चला रहे हो तो आप आराम से 22-23 की फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी से निकाल सकते हो हाईवे पे। और शहर में भी होगी तो 17-18 की फ्यूल एफिशिएंसी आराम से निकाल के दे सकते हैं। इनफैक्ट इनका पुराना वाला जो था वो भी निकाल के देता था, ऑन एन एवरेज 17-18 की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देता था, सिटी प्लस हाईवे मिला के। और क्योंकि एसेंशियली सिटी वाली गाड़ी है तो आपको ये चीज़ें कई बार मैटर करती है कि फ्यूल एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल ट्रैक्टेबिलिटी है तो वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा आप में कि आप स्टॉल नहीं करोगे ईजिली। बम्बर टू बम्बर ट्रैफिक में ईजी होता है इसे चलाना। और जैसे कि मैं पहले ही AMT में बोल चुका हूँ कि मनूवरेबिलिटी में कोई दिक्कत है ही नहीं। दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट कार्स टू ड्राइव। जस्ट थोड़ा सा वेग इसका स्टीयरिंग है। इनफैक्ट स्टीयरिंग इसका हाई स्पीड्स पर भी वेग है। अभी हम हाईवे पे हैं और आई एम डूइंग अबाउट लेट मी टच 80 टच हो गया। आवाज़ आ गई होगी आपको। और अब देखिए, मतलब पूरा हिला रहा हूँ, इतना प्ले है भैया, गाड़ी सीधी चल रही है। तो ये हाईवे पे मैं बात कर रहा हूँ कि हाईवे पे इतना प्ले तो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होनी चाहिए थी हाईवे पे मेरे हिसाब से। अगर वैसा होता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। बट हाँ, एसेंशियली शहर के सबसे बनी गाड़ी है, तो शहर में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। वो हल्का फुल्का स्टीयरिंग में जो वेट है वो वेट है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ये बोल दिया था, अगर मुझे चुनना हो AMT और मैनुअल ट्रांसमिशन में से तो मैं स्ट्रेट अवे जाऊँगा और मैनुअल ट्रांसमिशन खरीद लूँगा। 50,000 भी बचाऊँगा, ज़्यादा सुखी भी रहूँगा और ज़्यादा बेहतर इंजन का जो रिफाइनमेंट लेवल्स हैं उनको भी इंजॉय कर पाऊँगा। इसमें जो दमखम है वो भी मैं ज़्यादा इंजॉय कर पाऊँगा। अब दमखम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एंट्री लेवल करके सबसे बात कर रहा हूँ। आप ये मत बोल दीजिएगा भैया कि उड़ती तो नहीं है ना ये गाड़ी, नहीं भी उड़ती नहीं है, बट चलने में जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ में मिलता है। तो ये हो गया हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन का भी। ऑलराइट, तो इंटीरियर की बात करते हैं। और इंटीरियर जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको नजर आएगा कि भैया बिल्कुल चेंज हो चुकी है ये। ऑल्टो K10 पुरानी वाली देखोगे और ये वाली देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ डेफिनेटली ये उसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है या नेक्स्ट बिग अपडेट है। वो इसलिए क्योंकि पूरा लेआउट चेंज हो गया है। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें मारुति सुजुकी पहले की जैसे ही रखती है वो बिल्कुल सेम आपको नज़र आएगी। जैसे कि ये आपके वेंट्स जो हैं, वेंट्स आपको मारुति सुजुकी के टिपिकल पुराने वाले नज़र आते हैं। इनफैक्ट इनकी बड़ी गाड़ियों में भी हम ऐसे देख लेते हैं, वैसे ही आपको नज़र आते हैं। फिर साथ में साइड वाले जो आपके वेंट्स हैं वो राउंड वाले हैं। ये भी अगैन हम मारुति सुजुकी की बहुत सारी कार्स में देख चुके हैं, वो चीज़ है। पर बदलाव के नाम पर बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले फॉर स्टार्टर्स ये आपको 17 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन मिलती है
इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, आप ये बोल सकते हो स्मार्ट प्ले स्टूडियो इसे बोलते हैं, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको ये मिलेगा। अब ये अच्छी बात है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। हमने अभी फ़ोन एक कनेक्ट किया हुआ है जिससे कि एंड्रॉइड ऑटो हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो एक्सेस करने के साथ साथ आपको जो बाकी एंड्रॉइड वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मैप्स आपको चलाने, ऑल ऑफ दैट यू कैन डू इट। प्लस साथ में वॉइस कमांड अगर आपको देना हो तो वो भी आप कर सकते हो। टेक मी टू ग्रैंड हायत कोची। Navigating to Grand Hyatt Kochi Bolgati. That's right. तो बेसिकली जो आपको वॉइस कमांड है वो आपको जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो एंड्रॉइड ऑटो की वजह से कर रहा है, या एप्पल कारप्ले में जो चीज़ें वॉइस कमांड से चलती हैं वो आपको सीधा मिल गया, डेडिकेटेड बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। टच रिस्पॉन्स जो है फॉर एन एंट्री लेवल कार मेरे को ठीक लग रहा है। इट्स डेफिनेटली नॉट बटर स्मूथ एंड यू डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी बटर स्मूथ, क्योंकि इस सेगमेंट की कार ही है। बाकी जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है। प्लस साथ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 में हमको 4 स्पीकर सेटअप मिलते हैं, मतलब दोनों साइड स्पीकर दिए गए हैं, मतलब चारों दरवाज़ों में आपको स्पीकर्स दिए गए हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ा बदलाव है मेरे हिसाब से वो ये है, क्योंकि अब जो टेकी जनता है उनके लिए स्टीयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल्स हैं वो कई बार बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होते भी हैं क्योंकि अब यहाँ पे पूरा का पूरा टच स्क्रीन दे दिया गया है। वॉल्यूम आप कम या ज़्यादा जो करना है आपको वो आप टच से ही करते हो। नाउ दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल के बटन्स दे दिए गए हैं। आपको मोड चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए कि मेरे को अभी मैं FM पे था, अब मैं एंड्रॉइड ऑटो पे आ गया हूँ, मेरे को मीडिया एक्सेस करनी है, मैं सीधे तौर पे मीडिया एक्सेस यहाँ पे कर सकता हूँ, तो वो आप कर सकते हो। टॉगल करना हो इधर उधर तो वो आप कर सकते हो। म्यूट करने का बटन आपके पास ऑलरेडी डेडिकेटेड आ गया है, फ़ोन उठाने का, फ़ोन काटने का बटन आ गया है, और वॉइस कमांड का बटन आ गया है। सो ये चीज़ें डेफिनेटली से मॉडर्न बनाती है। अब आप बोलोगे भैया ऑल्टो K10 का बायर मॉडर्न हुआ है क्या? देखिए एक्चुअली वैसे तो सारे के सारे बायर जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। हम आज टच स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं और सभी तरीके का बायर यूज़ कर रहा है। हाँ, इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो काफ़ी अच्छा खासा कॉस्ट करता है। 5.83 लाख जो वेरिएंट मेरे पास है अभी AMT वाला, 5.83 लाख एक शोरूम है। ऑन रोड आते आते 6.5 पौने 7 लाख के आसपास वो पड़ना चाहिए। अब अगर आप सेकेंडरी कार के तौर पे ले रहे हो, आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल एक अच्छी कॉम्पैक्ट SUV है, मिड साइज SUV है, साथ में आपको चाहिए कि घर में बच्चे गाड़ी सीख रहे हैं या कोई और सीख रहा है, या सेकेंडरी कार के तौर पे आपको शहरों में लेके जाना है, तो उस वाली जो जनता है उनको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, और शायद यही टारगेटिंग करने की कोशिश भी की है। बाकी अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप लोअर वेरिएंट्स जो हैं वो ले ही सकते हो। कुछ फेमिलियरिटी अगेन आपको नजर आएगी। ये जो बटन्स हैं आपके विंडोज़ वाले वो यहाँ पे पोजीशन कर दिए गए हैं। फिर ये वाला जो सेटअप है ये भी बहुत प्लेन है, सिंपल है, बट ये प्रूवन है। मतलब ये AC कंट्रोल के बटन्स हैं। AC ऑन ऑफ करना हो आपको, यू हैव अ डेडिकेटेड बटन। आपको हीटर ऑन करना हो या कूल साइड में इसको लेके जाना हो तो आप कर सकते हो। फिर पोजीशन चेंज करनी हो आप कर सकते हो। ये सर्कुलेशन ऑन या ऑफ करना हो तो आप कर सकते हो। बट अच्छी बात है, क्वालिटी ओवरऑल इज़ प्रीटी गुड, नॉट जस्ट हेयर ओवरऑल फिट एंड फिनिश लेवल्स की अगर आप बात करोगे। और ऑल्टो K10 क्योंकि मैंने पहले बहुत चलाई है तो मुझे पता है कि फिट एंड फिनिश लेवल्स इसके डेफिनेटली पहले से बेहतर हुए हैं। कहीं पर भी अननेसेसरी गैप्स नहीं नजर आएंगे, जो कि आपको कई मैन्युफैक्चरर्स की महंगी कारों में भी नजर आते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इट लुक्स लाइक अ वन पीस, टू बी ऑनेस्ट। ये पूरा पूरा डैशबोर्ड जो है पूरा वन पीस जैसा लगता है, स्पेशली टॉप जो है पूरा का पूरा, और वैसा ही है। ये जो कट्स दिए गए हैं डिज़ाइन वाइज दिए गए हैं, ये जो एक लेयर सी बनाई गई है डिज़ाइन वाइज दी गई है, तो ऑल ऑफ दैट यू सी हियर। तो ओवरऑल एक सॉर्टेड सिंपल प्लेन डिज़ाइन रखी गई है। डैशबोर्ड को थोड़ा आगे की तरफ पुश करके रखते हैं जिससे कि ज़्यादा स्पेस आपके लिए क्रिएट हो, तो बहुत ही फ्लैट सॉर्ट ऑफ डैशबोर्ड आपको मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ये पूरा का पूरा फ्लैट रहता है, तो आप यहाँ पे आइडल गणेश जी जो आप लगाएंगे या जो भी डेटी में आप बिलीव करते हैं वो लगाएंगे तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट कुछ चीज़ें जो इसे पुरानी ही रख रही हैं अभी भी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अभी जैसे मैंने बोला 6.5 पौने 7 लाख रुपए आपको लगेंगे टॉप एंड वेरिएंट के। अब ये जो ORVM है उसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास में मैनुअल कंट्रोल्स हैं ना, विच इज़ काइंड ऑफ अ सैड थिंग, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट में तो आप इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दे देते तो अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि खुद ये अगर आप इग्निस लोगे, जो कि कई बार अच्छे डिस्काउंट्स में मिल जाती है, उस पर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाता है, उसके लोअर वेरिएंट्स में भी कई बार मिड वेरिएंट में आपको मिल जाता है। तो वो अगर कैलकुलेशन अगर आप दिमाग में लगाओगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। फिर जो IRVM है ये बेसिक IRVM है, इसमें मैनुअल डे नाइट IRVM भी नहीं मिलता है। मतलब वो जो आपको जब रात में चला रहे हो तो आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, वो भी नहीं दिया गया, विच इज़ काइंड ऑफ सैड एंड अ बमर, स्पेशली फॉर द टॉप एंड वेरिएंट। आई थिंक ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए थी। बाकी ऑफकोर्स जो आप
आपको स्टीयरिंग एडजस्ट करनी हो वो चीज़ें नहीं मिलती है। इनफैक्ट सीट जो है वो एडजस्ट करने को आपको नहीं मिलती है, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो सीट को। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ ये थोड़ा रिक्लाइन आप कर लो, आगे पीछे कर लो, ये चीज़ आप कर सकते हो, बट आप सीट एडजस्ट नहीं कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से हो सकता था स्पेशली टॉप इन वेरिएंट में। तो मेरी टॉप इन वेरिएंट से शिकायत है, अगर आप लोअर वेरिएंट ले रहे हो जो कि कम कॉस्ट करता है तो हो सकता है कि ये चीज़ें थोड़ी आप इग्नोर कर दो। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यूएसबी पोर्ट दिया गया है, एक सिंगल यूएसबी पोर्ट है, एक 12V पावर सॉकेट आपको दिया गया है। ये 2 ऑप्शन है बेसिकली कनेक्ट करने के लिए, और कुछ नहीं है। और ये यूएसबी 3.5 mm का आपको पोर्ट दिया गया है। आई डोंट नो ये किस काम आएगा, क्योंकि पुराने ज़माने में तो फिर भी 3.5 वाले फ़ोन आ जाते थे तो आपके काम आ जाता था, बट ठीक है। यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो, अगर आपका छोटा फ़ोन है तो आप रख सकते हो, ऐसा चप्पल प्रो मैक्स है तो आप नहीं रख सकते हो, ऐसा छोटू फ़ोन है तो आप इजीली यहाँ पे चार्ज करके और यहाँ पे रख दोगे तो ये इजीली आ जाएगा। या वॉलेट वगैरह रखने की जगह होती है बेसिकली, तो वहाँ तो रख ही सकते हो। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, इसमें छोटी बॉटल्स आ जाती हैं, बड़ी बॉटल्स यहाँ पे नहीं आएंगी। और छोटी गाड़ियों में एक्चुअली स्टोरेज स्पेसेस क्रिएट करना अपने आप में एक आर्ट है, और उसमें आई थिंक मारुति सुजुकी डज प्रीटी नाइस जॉब। आई नो इट्स नॉट वेरी डीप एंड ऑल ऑफ दैट, बट ठीक ठाक थोड़ा बहुत सामान अगर आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो। फिर दरवाजे में अगर आप देखोगे तो दरवाजे में एक बड़ी बॉटल आ सकती है, हमने छोटी रखी है ऑल्दो क्योंकि हमारे पास छोटी ही है अभी, पर 1 लीटर की बॉटल यहाँ पे इजीली आ जाएगी, सो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। उसके अलावा सीट्स की बात करते हैं, ओवरऑल कंफर्ट की बात करते हैं। ओवरऑल कुशनिंग बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आप हमेशा रहते हो। फिक्स टाइप के हेडरेस्ट हैं हालांकि, बट कोई दिक्कत वाले नहीं है। अगर आप लंबे भी होंगे तो भी आप बैठ सकते हो, इनफैक्ट 6 फुट से ज़्यादा भी लोगों ने बैठ के अंदर देखा है, तो हेडरूम की कोई दिक्कत यहाँ पे उनको नहीं आई है। गाड़ी की पिछली सीट पे मैं आ गया हूँ, और आगे वाली जो दोनों सीट्स हैं वो एक्चुअली लंबे लोगों के हिसाब से एडजस्टेड है। ये वाली तो और ज़्यादा 6'1", 6'2" के हिसाब से एडजस्टेड है। ये वाली भी जो है 5'10", 5'11" का बंदा अगर बैठा उसके हिसाब से एडजस्टेड है। दैट मीन्स 2 5'11" के बंदे बैक टू बैक बैठ सकते हैं, जो कि एक छोटी गाड़ी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें मदद मिलता है कि व्हील बेस जो है पहले के मुकाबले थोड़ा बड़ा है, लगभग 20 mm ही है, बट 20 mm में आप कैसे कुछ क्रिएट कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है एज अ मैन्युफैक्चरर। तो इन्होंने स्पेस एक्चुअली अच्छा क्रिएट किया है। और मुझे याद है पुरानी वाली ऑल्टो K10 में अगर लंबा बंदा आगे बैठ जाता था तो पीछे थोड़ा क्रैम्प्ड हो जाता था। इनफैक्ट ऑल्टो 800 जो अभी करंट वाली आती है वो सेम ही प्लेटफॉर्म पे बनी थी, जो कि जिस पे ऑल्टो K10 पहली थी, पर अब ये प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ है। तो स्पेस आप देख रहे हो, थाई सपोर्ट की उम्मीद आप ज़्यादा नहीं करते हो, बट मैं पहले के मुकाबले अगर बताऊं पुरानी वाली ऑल्टो K10 के मुकाबले, तो इसका थाई सपोर्ट भी पहले से बेहतर हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स फिक्स टाइप के आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, बट इस सेगमेंट में आप वही उम्मीद करते हो। टेक्निकली 2 लोग कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं। बीच में कोई बच्चा बिठाना हो तो बिठा सकते हो, बट मोस्टली इट्स अ 4 सीटर। 2 लोग कंफर्टेबली आगे बैठ जाएंगे और 2 लोग यहाँ पे पीछे बैठ जाएंगे। बाकी ये चीज़ दिस रिमाइंड्स यू ऑफ ओल्ड डेज, एंड दिस नेसेसरली नॉट अ बैड थिंग। मतलब अच्छे से काम करता है, ज़्यादा रिलायबल है, और इस सेगमेंट में एक्चुअली रिलायबिलिटी का बहुत ज़्यादा लेना देना है, तो वो चीज़ आपको दी गई है। पर बॉटल अगर आपको रखनी हो पीछे वाले पैसेंजर्स को, तो यहाँ पे एक जगह दी गई है, यहाँ पे आप चाहें तो बॉटल रख सकते हो, सो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। बाकी यहाँ पे पाँव देख रहे हो आप, स्प्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अच्छा खासा स्पेस इन्होंने निकाल दिया है, अगर मैं ऐसे ही बैठना चाह रहा हूँ तो मैं बैठ सकता हूँ। तो रेयर सीट का भी हाल हो गया है। अब अंत कर देते हैं इस वीडियो का। तो शुरुआत में खमागणी बोलना भूल गए थे हम, आई नो, तो खमागणी देवी हो सज्जनों। और ओवरऑल एक्सपीरियंस गाड़ी का मेरा मतलब टारगेटिंग के हिसाब से देखोगे तो टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइस में ज़्यादा है, उसकी प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए थी। बट अगर आप मिड वेरिएंट ले रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और स्टैंडर्ड वेरिएंट ये पहाड़ों में बहुत बेचते हैं, तो पहाड़ों में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रंट है, वो ट्रैक्टेबिलिटी है कि आप पहाड़ों में भी इसे चला पाओगे बिना किसी शिकायत के। पहाड़ों में लोग ऑल्टो 800 K10 मतलब सुपर हिट है। हिमाचल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इस गाड़ी का, बहुत अच्छे से चलती है, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस वो मेरे को प्राइसिंग स्पेशली टॉप एंड वेरिएंट की थोड़ी सी ज़्यादा लगी। अदरवाइज़ कुछ एक चीज़ें जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक तो सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता अगर तो अच्छा हो जाता। ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाता, ORVM वाला, तो बहुत अच्छा हो जाता। IRVM जो है उसमें डे नाइट वाला आ जाता, मैनुअल वाला, तो थोड़ा अच्छा हो जाता। तो कुछ एक फीचर्स हैं जो ये मिस आउट करती है। अदरवाइज़ आई थिंक इट्स अ सॉर्टेड प्रोडक्ट फॉर द सेगमेंट, और मुझे लगता है कि ठीक नंबर्स ये करनी चाहिए। बाकी तो नंबर्स की बात तो क्या ही बताएं, बस मेरा अंदाज़ा है। अब करेगी नहीं करेगी वो तो समय बताएगा। सो थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।